हम आते हैं अगले बिंदु पर, न्यायपालिका और संसद। संसद का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका कार्य है यह देखना कि बनाए हुए कानून संविधान के अनुसार हैं या नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद बढ़ जाता है। कानून और संविधान, इनमें एक तरीके से कभी कभी टकराहट दिखाई देती है। जो अभी तक जैसा होते आया है, गत 70-80 वर्षों में देखा गया कि टकराहट का मुद्दा जिन क्षेत्रों में रहा, जिन मुद्दों पर रहा, उसमें पहला मुद्दा था महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार था, बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार का रूप दिया गया और कानूनी अधिकार का रूप देते हुए संविधान के भाग 4 अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में बारंबार टकराव हुआ। कई केस गए, कई निर्णय आए और बहुत वर्षों की टकराहट के बाद इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। दूसरा क्षेत्र जहां पर विवाद होता आया वह था संविधान संशोधन को लेकर संसद की शक्ति पर। संसद क्या संविधान संशोधन करने के लिए सक्षम है? क्या वह संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव लाने के लिए सक्षम है? एक प्रश्न उठता है कि संविधान सर्वोपरि है, अर्थात बाकी सब उससे नीचे। तो यदि बाकी सब उससे नीचे, संसद भी संविधान से नीचे, तो संविधान कैसे संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा? तो दूसरा मुद्दा जिस पे सामान्यतः टकराहट देखी गई वह थी संविधान संशोधन के बारे में संसद की शक्ति को लेकर बारंबार उठता विवाद। और तीसरा मुद्दा जिसमें हमने देखा है टकराहट की संभावनाएं, वो है संसद या विधानमंडल की कार्रवाई में न्यायपालिका का हस्तक्षेप। कुल मिला के विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मामला तूल पकड़ा है और संसद की सुप्रीमेसी या न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीमेसी या संविधान के सुप्रीमेसी को लेकर तकरार हुआ है। लेकिन हमारा संविधान और हमारे संविधान निर्माता इतने परिपक्व कि समय समय पर इन उठे हुए मुद्दों को इस तरह से सुलझाया गया है कि बाद में इसने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया है, हमारे संवैधानिक ढांचे को और मजबूत किया है। ये मुद्दे उठे हैं तो स्थितियां और स्पष्ट होती गई हैं और स्थितियों की स्पष्टता हमारे संविधान को और महत्वपूर्ण बनाती है और मजबूत बनाती है। रहा संसद का सवाल या विधायिका का सवाल, तो विधायिका भी अब अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझने लगा है और गत 80 वर्षों की इस स्वतंत्र यात्रा ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सामंजस्य बढ़ाने का ही काम किया है। कुल मिला के निष्कर्ष ये कि इस अध्याय में हमने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका को समझा, उसको अच्छी तरह विस्तार से उसका अध्ययन किया और साथ में ये भी जाना कि न्यायपालिका के सामने सभी लोग समान हैं, सभी नागरिक समान हैं, अर्थात कानून का शासन। कानून के शासन की अवधारणा हो जाना ये स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व के भारत में समाज के कई ऐसे वर्ग थे जो अपने को कानून से ऊपर मानते थे
और वैसा ही वर्षों दर वर्ष होता आया था। तो इस अवधारणा को बदलना और ये महसूस करा देना सबको कि सब कानून के नीचे हैं और शासन कानून का है, यह स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, ये समय की मांग थी और समय की मांग का ही परिणाम था कि जनहित याचिका के माध्यम से और न्यायिक सक्रियता के माध्यम से निम्न वर्ग के तबकों को न्याय मिला। इसीलिए दोनों चलन में भी आए और जनहित याचिका से संबंधित एक दो मामलों को भी हमने समझने की कोशिश की। भारतीय न्यायपालिका जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है और जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि लोकतंत्र जो है वो वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। और गत 80 वर्षों की यात्रा में, जैसा मैंने कहा 70 वर्षों की यात्रा में, हमने इस मामले में संवेदनशीलता बनाई है, संतुलन बनाया है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करने की समझ आई है। सभी के अधिकार क्षेत्र का संविधान में जो विस्तृत वर्णन है, उसमें जहाँ कहीं भी अस्पष्टता दिखी, उस अस्पष्टता को हमने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से उसको सही निष्कर्ष तक पहुंचाया है, अमली जामा दिया है और इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की जो अहम भूमिका है वह क्षुण्ण बनी हुई है। गत 70 वर्षों में, जैसा मैंने बताया, कई ऐसे मौके आए जब संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनी। टकराव के मुख्य बिंदुओं में संपत्ति के अधिकार को लेकर बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच में विवाद होता रहा। निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, मुद्दा ये था। निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, संपत्ति के मामले में दोनों के बीच में यही मुद्दा था। साथ ही टकराव का दूसरा बिंदु जो था वह था मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने के लिए संसद की शक्ति क्या है। सीमित करने, प्रतिबंधित करने और समाप्त करने, इसमें संसद की सीमा क्या है, कहाँ तक संसद इसमें ताकतवर है। तीसरा बिंदु टकराव का, संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति का दायरा क्या है। संविधान संशोधन को लेकर बारंबार विवेचना हुई है, बारंबार मामले कोर्ट में गए हैं और उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठा है कि किस हद तक संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, किन मामलों में किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के मुद्दे को लेकर उसकी शक्ति के दायरे पर भी बारंबार प्रश्न चिन्ह उठा। और फिर उसके बाद अगला बिंदु है टकराव का, क्या सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधाभासी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसका ध्यान रखा जाए। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर भी संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव के मौके आए हैं। यद्यपि बहुत से इन बिंदुओं को गरिमामयी तरीके से निपटा दिया गया, हल निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ टकराव के बिंदु आज भी बने हुए हैं। और उसमें जो मुख्य मुद्दा है वह है
विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित करने का अधिकार न्यायपालिका को है क्या? अर्थात क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई के नियमों और उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है क्या, नियंत्रित करने का अधिकार रखती है क्या? दोनों में बड़ा कौन? दूसरा मुद्दा जिस पे आज भी टकराहट हो रही है वह है सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय जा सकता है, न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? सदस्य की हैसियत क्या है न्यायपालिका के सामने, संसद सदस्य की, वह भी एक मुद्दा बना हुआ है। ये देखिए, आप चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे उच्च न्यायालय का नाम, अर्थात जिस शहर में वह न्यायालय है वह उच्च न्यायालय का नाम हो जाएगा। नाम के साथ स्थापना वर्ष, किस वर्ष स्थापना हुई, उसके बाद उसका न्याय क्षेत्र अर्थात उसका एरिया ऑफ ऑपरेशंस, उसके ज्यूरिसडिक्शन में, उसके न्याय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा राज्य भी हैं तो उसका विवरण, और चौथा जो कॉलम है वह स्थान जहां पर न्यायालय स्थित है, राज्य का न्यायालय जिस स्थान में स्थित है उसका नाम। यहाँ यदि आप एक एक न्यायालय के बारे में विस्तार से बताने के कोई औचित्य नहीं है, वो सब स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ न्यायालयों के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला है इलाहाबाद। उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय नहीं कहते, ये आप याद रखेंगे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 का संभवतः सबसे पुराना न्यायालयों में गिना जाएगा। वैसे मुंबई, इसके बाद आप पढ़ेंगे, वह 1862 में स्थापित हुआ था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866, और उसका जो कार्य क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश जो इतना विशाल राज्य है, 22 करोड़ से ज़्यादा की जहाँ की जनसंख्या है, उसके लिए एक न्यायालय है। लेकिन चूंकि उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत विशाल है, एक और प्रावधान किया जाता है ऐसी स्थिति में, और वह है बेंच का। बेंच अर्थात न्यायपीठ, यानी उच्च न्यायालय के कुछ जजों की एक निश्चित संख्या को एक और शहर में रखा जाता है ताकि भौगोलिक दृष्टि से कोर्ट से जिनको अपने विवाद निपटाने हैं उन्हें बहुत लंबी यात्राएं ना करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, एक ही क्षेत्र में ज़्यादा लोड हो जाता है एक ही कोर्ट के अंदर, उसको विभाजित करने के उद्देश्य से भी न्यायपीठ बनाई जाती है। और ये जो न्यायपीठ होती है, जिसे बेंच भी कहते हैं, वह मूल उच्च न्यायालय का ही एक हिस्सा होती है, कोई स्वतंत्र न्यायालय नहीं होता, मूल उच्च न्यायालय का ही एक हिस्सा, इसीलिए उसे बेंच कहते हैं और हिंदी में उसे न्यायपीठ कहते हैं। तो मुख्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लेकिन उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, जबकि लखनऊ राजधानी है, राजधानी में मुख्य न्यायालय नहीं है, राजधानी में उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। तो ये आपको ऐसी जानकारी कुछ ज़रूरी है आपको जानने के लिए। उसके बाद आप अगला देखेंगे मुंबई। मुंबई की स्थापना 1862 में हुई और उसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का दायरा, उसमें महाराष्ट्र आता है, गोवा, दमन आता है, दीव, दादर, नगर हवेली आता है, यानी एक से ज़्यादा राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को भी वो देखता है। अब चूंकि इसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है तो मुंबई
उच्च न्यायालय की भी खंडपीठ है, न्यायपीठ है, जो नागपुर में, पणजी गोवा में बैठती है। यानी इसकी 2 बेंच हैं। एक बेंच गोवा में बैठती है, गोवा की राजधानी पणजी में, और एक बैठती है नागपुर में। नागपुर और बम्बई के बीच की दूरी यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो यदि नागपुर में बेंच बैठती है तो नागपुर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती, उनको न्याय पाने के लिए बहुत लंबी दूरी नहीं तय करना पड़ता। तो इसलिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो आपने इलाहाबाद न्यायालय देखा, उसके बाद आपने मुंबई उच्च न्यायालय के बारे में जाना। ये 1862 की स्थापना है। ऐसी गुवाहाटी को देखिए। गुवाहाटी असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इतने क्षेत्रों को कवर करता है। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अब इसका एक कारण क्या समझ सकते हैं आप? भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत विशाल है ये क्षेत्र इसका, गुवाहाटी का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल, पर जनसंख्या की दृष्टि से इस पूरे राज्यों की कुल जनसंख्या बहुत कम है। तो इसलिए उचित मानते हुए इतने सारे राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय दिया गया, वह भी गुवाहाटी में। लेकिन हाँ, एक अस्थायी खंडपीठ का प्रावधान है, टेम्पररी एडहॉक बेंच। इम्फाल, अगरतला, शिलोंग और कोहिमा, यहाँ पर टेम्पररी एडहॉक या अस्थायी बेंच। अस्थायी बेंच से तात्पर्य यह है कि ज़रूरत पड़ने पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक बेंच कुछ समय के लिए वहाँ जाती है, और ज़रूरत के मायने हैं यदि उस क्षेत्र के ज़्यादा केस आ गए हैं तो उसके निपटारे के लिए वहाँ अस्थायी बेंच बनाई जाती। ये अस्थायी बेंच का पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, और वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मामले में। दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वह केवल दिल्ली के क्षेत्र को ही देखता है, और दिल्ली का क्षेत्र आपको लगेगा मात्र एक राजधानी के लिए एक उच्च न्यायालय। लेकिन यदि आप जनसंख्या की बात करें तो बहुत बड़ी जनसंख्या दिल्ली की है। असम में भौगोलिक दृष्टि से बहुत विशाल लेकिन जनसंख्या कम, क्योंकि घनत्व बहुत कम, लेकिन दिल्ली में घनत्व बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको भी एक उच्च न्यायालय दिया गया है। इसके बाद आप अगला देखिए, केरल और लक्षद्वीप। केरल का जो उच्च न्यायालय है वह कोचीन में नहीं है, वहाँ की राजधानी में नहीं है, वह है एर्नाकुलम में। जबकि गुजरात का अहमदाबाद में राजधानी में है, हिमाचल प्रदेश का वहाँ की राजधानी शिमला में है, जम्मू कश्मीर का वहाँ की राजधानी श्रीनगर और जम्मू में है, लेकिन केरल का वहाँ की राजधानी में नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ का वहाँ की राजधानी रायपुर में नहीं है। मध्य प्रदेश के मामले में भी जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वह भोपाल में नहीं है, वह जबलपुर में स्थित है, और उसका एक बेंच है जो ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। जबलपुर हाई कोर्ट का बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। इसके अलावा चेन्नई, उड़ीसा, चेन्नई भी जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी 2 राज्यों को देखता है। स्थापित तो है चेन्नई में, लेकिन पांडिचेरी का क्षेत्र भी उसके कार्यक्षेत्र में आता है। बिहार का पटना में है, उड़ीसा का कटक में है, राजस्थान उसकी अपनी जो उच्च न्यायालय है वह जोधपुर में है, जयपुर में नहीं। जयपुर में उसकी खंडपीठ है, जयपुर में उसकी बेंच है, राजधानी में बेंच है, जबकि मुख्य रूप से जोधपुर में उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ की चर्चा मैं कर ही चुका हूँ। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, राज्य की स्थापना के साथ साथ, और बिलासपुर में स्थित है। एक नज़र इन राज्यों पे डालें जो अंतिम
जो 3 नाम हैं। मैंने पूर्व में बताया था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 6 राज्य आते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, उस समय यही स्थिति थी। लेकिन समय के साथ साथ चूँकि काम बढ़ते गया, जनसंख्या भी बढ़ती गई और मामले भी बढ़ते गए, तो ऐसी स्थिति में फिर संसद द्वारा कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उस क्षेत्र के, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन 3 राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया और तीनों में 2013 में, वर्ष 2013 में अगरतला, शिलांग और इम्फाल, इनको अपने अपने उच्च न्यायालय मिले। तो इस प्रकार कुल स्थिति आप देखिए कि करीब 24-25 उच्च न्यायालय हैं और जरूरी नहीं कि सभी उच्च न्यायालय राजधानियों में हों, जरूरी नहीं कि सभी उच्च न्यायालयों का एक ही राज्य का कार्यक्षेत्र हो, जरूरी नहीं है कि सभी उच्च न्यायालयों की खंडपीठ हो, किसी की 1 खंडपीठ होगी, किसी की 2, और बहुत से राज्यों में खंडपीठ की आवश्यकता नहीं है। यह वस्तु स्थिति आपको बताती है देश के उच्च न्यायालयों की स्थिति, तो कहाँ स्थित हैं, कब स्थापना हुई थी और कितने हैं। जैसा कि हर अध्याय के अंत में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, इस उद्देश्य से कि उन प्रश्नों का उत्तर हल करते हुए आप इस विषय पर अधिकाधिक पढ़कर उत्तर लिखें। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न जो ये है आपके सामने, वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं, अर्थात संविधान में कौन कौन सी बातें डाली गई हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपको उन्हें बिंदुवार लिखना है। प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा प्रश्न इस अध्याय से, दीवानी और फौजदारी न्यायालय किन्हें कहते हैं? दीवानी और फौजदारी न्यायालय किन्हें कहते हैं? इन दोनों न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार से वर्णन करें। इन दोनों न्यायालयों के कार्यक्षेत्र का विस्तार से वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के निम्न 3 क्षेत्राधिकारों का वर्णन करें। 3 क्षेत्राधिकार जिनका आपको वर्णन करना है वे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन। इन तीनों का आपको वर्णन करना है, बताना है क्या है और इसके मायने क्या हैं, क्या महत्व है। चौथा प्रश्न, लेख का क्या अर्थ है? न्यायपालिका में लेख का क्या अर्थ है? प्रतिषेध व अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध व अधिकार प्रेक्षा से क्या अभिप्राय है? अन्य लेखों के भी नाम लिखें। अन्य लेखों के भी नाम लिखें।